Hello everyone, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to just have a look over the questions given on the backside of class 12 biology in the chapter 4, which is the reproductive health, right? So basically guys, we have done the chapter previously and we have covered all the topics. So now today we are going to see the questions, because NCERT questions are very important as regard of any exam purpose, right? So let's begin the today's video. So first question guys, which is given in NCERT is, what do you think is the significance of reproductive health in a society? So ये question का मतलब है कि what is actually the importance of reproductive health, यानी कि हमें बताना है कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, राइट? सो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट सिग्निफिकेंस वो ये है कि कंट्रोल ओवर ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडीज, यानी कि जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बेसिकली फैलती हैं डिजीज़ जिनको हम एसटीडीज कहते हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल हो सकता है, राइट? सो जो सेकेंड सिग्निफिकेंस है वो ये है कि सेक्सुअल रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं जैसे कि एड्स और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का कैंसर, सो इन सब से जितने भी डिजीज़ हो रही हैं उनका परसेंटेज लो हो जाएगा. थर्ड सिग्निफिकेंस है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजर में हम कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में कंट्रोल कर सकते हैं? कि हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में, राइट? और जो फोर्थ सिग्निफिकेंस है वो है कि हमें जो भी जेनेटिक चेंजेस होंगे मेल एंड फीमेल में उनकी जानकारी उन्हें पहले से देनी होगी, यानी कि जो भी इफेक्ट्स होंगे मैन एंड फीमेल में की हेल्थ पे और उनकी नेक्स्ट जनरेशन में, उसके बारे में हमें ऑलरेडी पर्सन को हमारे सोसाइटी में अवेयर करना होगा. सो बेसिकली ये सारे सिग्निफिकेंस है. मैंने आपको 4 सिग्निफिकेंस यहाँ पे बताए, बट आप अपने अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस लिख सकते हो, फाइन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में वो है, suggest the aspects of reproductive health which needs to be given special attention in the present scenario, यानी कि हमें ऐसे पॉइंट्स बताने हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर किस किस टॉपिक पे बेसिकली अटेंशन दिया जाना चाहिए. सो पहला है एजुकेटिंग पीपल अबाउट द सेक्स एजुकेशन, राइट? यानी कि हमें लोगों को सेक्स एजुकेशन के बारे में सबसे पहले बताना पड़ेगा, जिससे कि सेक्स के बारे में बात करने में उनकी हेजिटेशन दूर हो, राइट? हमें ये बताना होगा कि हम सेक्स एजुकेशन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर प्रमोटिंग द सेक्स एजुकेशन. और इस प्रोसेस में हमारे 12 ईयर्स से ऊपर के बच्चे भी इन्वॉल्व किए जाने चाहिए. बेसिकली ऐसा यूँ है क्योंकि बेसिकली बहुत सारे केसेस सेक्सुअल हरासमेंट के, मॉलेस्टेशन के हमारे रिकॉर्ड किए गए हैं जिनमें ऐसे बच्चे इन्वॉल्व हैं जो कि मेंटली बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशन में हैं और इस वजह से वो ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं. एंड दे आर बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप फ्रॉम 12 to 18, राइट? सो ये एज ग्रुप बहुत ही फ्रजाइल एज ग्रुप है. सो यहाँ पे हमें सेक्स एजुकेशन की बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट? हमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स पे हैं जिनके बारे में सोसाइटी को अवेयर कराना होगा, जैसे कि सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो हैं वो हार्मफुल कैसे हैं. कुछ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हार्मफुल हैं, राइट? You know, forcefully being in sexual contact with anyone. सेकेंड जो है हमारे टॉपिक वो हो सकता है अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनसेफ एबॉर्शन, राइट? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड कैंसर, जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर बेस्ड responsibility, and the more important discussion about sex, right? So ये सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें प्रेजेंट सिनेरियो में भी
हमारी सोसाइटी को प्रमोट करने और अवेयर फैलाने की ज़रूरत है। और ऐसे एस्पेक्ट जो हैं जिसके बारे में हम प्रमोशन कर सकते हैं सोसाइटी में, वो है इस्टेब्लिशिंग प्रॉपर सेक्स एजुकेशन सिस्टम्स, राइट। यानी कि हमें ऐसे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना होगा हमारी सोसाइटी में जिससे कि हम ईज़िली लोगों तक सेक्स एजुकेशन पहुंचा सकें, राइट। इसलिए जिससे कि वो लोग हेजिटेशन ना फील करें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ, जिससे हम उन सब चीज़ों का सल्यूशन निकाल सकें, राइट। सो ऐसे कुछ प्रेजेंट सिनेरियो के लिए ये सारे एस्पेक्ट्स थे जिनको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेसिकली इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। The third question in NCERT is very important and basically what you can say it is hot type of questions, यानी कि आपको जस्ट अपने माइंड सेट से बताना है कि what do you feel about the question, right? So सबसे पहला क्वेश्चन है जो थर्ड पॉइंट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू शुड मार्क इट एज अ इम्पॉर्टेंट, विच इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल्स, इफ यस देन व्हाई। यानी कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आपको क्या लगता है कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन दी जानी चाहिए या नहीं, और अगर दी जानी चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं दी जानी चाहिए तो क्यों। यानी कि आपको दोनों ही सिचुएशंस में कंडीशन डिफाइन करनी है। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बिकॉज सब बच्चों का ये अलग अलग आंसर होगा, क्योंकि सबके अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है और किसी का पॉइंट ऑफ व्यू आप नहीं चेंज करवा सकते हो, राइट। सो इसमें बेसिकली आपको ये लिखना है कि वाई इफ़ यू फील it is necessary then why, and if you don't feel that it is important to give this education in school to the children, then why do you feel like that? If about my opinion is concerned, I would say it's very important because बहुत सी बच्चों की लाइफ में ऐसी कंडीशंस आती हैं जब वो साइकोलॉजिकली एंड मेंटली प्रेशर में होते हैं, सो दे आर नॉट एबल टू डिसाइड what is wrong and what is right. So बहुत सारे केसेस ऐसे नोटिस किए गए हैं जिनमें हमारा एज ग्रुप 12 to 18 के बच्चे सेक्सुअल हरासमेंट, मोलेस्टेशन, रेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। हो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू हमें बच्चों को एजुकेट करना चाहिए अबाउट सेक्स, व्हाट इज़ द एक्चुअली नीड ऑफ सेक्स इन अ ह्यूमन लाइफ, बिकॉज जब तक वो अवेयर नहीं होंगे किसी भी चीज़ के बारे में, सो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो उस एस्पेक्ट में सही चीज़ें करेंगे या गलत चीज़ें करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन सेक्स एजुकेशन मस्ट बी गिवन इन द स्कूल, सो जिससे कि हम उनके माइंड सेट को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि वो सेक्स को एज अ क्राइम ना डील करें। दे मस्ट डील एज सेक्स एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, नॉट एज पार्ट ऑफ अ क्राइम। एंड आई फील कि अगर कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं बेसिकली फ्रॉम द स्कूल, द लोअर एज ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन, राइट, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंजेस तो आने ही हैं। सो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन वेदर यू वांट और यू डोंट, राइट। Now we are going to talk about question number 5, right? So question number 5 is what are the suggested reasons for population explosion? यानी कि हमें population explosion के कुछ बेसिक रीजंस बताने हैं कि किस रीज़न से बेसिकली हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कंडीशन आ रही है। सो बेसिकली इट इज़ फॉर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, राइट। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से अनवांटेड प्रेगनेंसीज होंगी। कुछ लोग इसको अबॉर्ट तो करवाते हैं बट कुछ लोग प्रेफर हैविंग दोज चाइल्ड, सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट जो है वो हमारा हो सकता है कि नैचुरलिटी यानी बर्थ रेट में इंक्रीजमेंट होना, मोर्टेलिटी रो होना, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट का गिरना, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स जो कि हमारे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में अफेक्ट करते हैं, राइट।
Now on question number 6, one of the most important question. Is the use of contraceptives justified? Give reason. यानी कि हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि हमारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनका यूज़ करना जस्टिफाइड है या नहीं, और अगर कोई भी आप एस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो आपको रीज़न भी देना ज़रूरी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन खुद एक आस्किंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि रीज़न तो देना ही होगा. सो बेसिकली जस्टिफाइड इसलिए बेसिक उसके कुछ 3 रीज़न हम बता सकते हैं, राइट? कि यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव से हमारा कंटिन्यूअस पॉपुलेशन इंक्रीज में स्टॉपेज लग सकता है, इसलिए कि अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ नहीं कर रहे हैं सो अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड अनवांटेड बर्थ रेट इंक्रीज होगा, सो जिससे हमारा कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रेट भी बढ़ेगा. और इसका रीज़न ये होगा कि अर्थ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, सो जिस वजह से रिसोर्सेज कम होंगे, सो देयर विल बी द लैक ऑफ सर्वाइवल फॉर ह्यूमंस ऑन द अर्थ, राइट? सेकेंड ये है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो होते हैं वो एक ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कपल्स को, जिससे कि वो फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, राइट? एक सही तरीके की एक परफेक्ट फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं फैमिली प्लानिंग? कि वो अपने 2 बच्चों के बीच में एक एवरेज डिस्टेंस रख सकते हैं, स्पेसिंग रख सकते हैं, और अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, राइट? और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जस्टिफिकेशन कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जिनसे हमारा STDs से प्रोटेक्शन होता है, यानी कि वो एज अ गार्ड हमारे लिए एक्ट करते हैं STD वायरसेस से. सो इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट, राइट? सो इन सब फैक्टर से हम इसको जस्टिफाइड कर सकते हैं कि हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ बहुत ही ज़रूरी भी है और जस्टिफाइड भी है, राइट? नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 7, which is removal of gonads cannot be considered as a contraceptive option. Why? यानी कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि गोनाड्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, सो उसे हम एक कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन नहीं कंसिडर करेंगे. सो इसके पीछे रीज़न क्या है, हम क्यों नहीं कंसिडर कर सकते हैं इस मेथड को एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन? सो इसका आंसर है बिकॉज कि इससे हमारा सिर्फ गैमीट का प्रोडक्शन नहीं स्टॉप होगा, बल्कि हमारी बॉडी में कुछ जो एसेंशियल सिक्रीशंस होते हैं गोनाड्स से वो भी स्टॉप हो जाएंगे. सो इससे हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग भी अफेक्ट करेगी. सो इस वजह से हम गोनाड्स रिमूवल को एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं बोल सकते हैं, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 basically. So it is also the false type of question as the question number 3 was. So इसमें पूछा गया है amniocentesis of sex determination is banned in our country. Is this ban necessary? Comment. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमारी कंट्री में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है एम्ब्रायो का, फीटस का, उसको बैन कर दिया गया है. सो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है या नहीं है, इसके ऊपर कमेंट करना है. सो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? और अगर मेरी ओपिनियन की बात की जाए, इफ़ माई ओपिनियन इज कंसर्न, सो आई वुड से कि इट इज़ नेसेसरी, बिकॉज इससे हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी डेवलप होती है. बट इंडिया इज सेट टू बी अ सेकुलर कंट्री, सो यहाँ पे हर पर्सन को, हर जेंडर को, हर सेक्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. बट स्टिल आफ्टर द 72 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में आज भी ऐसी एक इक्वालिटी सोसाइटी में नहीं डेवलप हो पाई है जिससे कि हम मेल्स एंड फीमेल्स को इक्वली जज कर सकें. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि 2012 तक
females were not allowed to be the part of Indian Air Forces, क्योंकि इस टाइम में उन्हें ऐसा कंसीडर किया जाता था, ये बोला जाता था बेसिकली फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया कि जितने टाइम में हमारा मेल किसी सिचुएशन को देखकर अपने माइंड को एक्टिवेट कर लेता है, फीमेल्स के बाद वो कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो किसी सिचुएशन को हैंडल एज अ इंस्टेंट टाइम ऑफ 2 seconds में नहीं कर सकती हैं. बट आफ्टर द चेंजेस लोगों ने बेसिकली फीमेल्स ने अपने लिए आवाज़ उठानी शुरू की. दे गो फॉर द प्रोटेक्ट फॉर देमसेल्व्स. सो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि नाउ एट प्रेजेंट डेज 10% ऑफ seat is reserved for females in Indian Air Force, which is one of the most biggest achievement for females in our country. So according to me it is necessary that this sex determination is banned, जिससे कि हमारा सोसाइटी में शायद कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं ये छोटे छोटे जिससे कि हम हमारी सोसाइटी को, सेकुलर सोसाइटी, एक इक्वालिटी के एनवायरनमेंट को डेवलप कर सकते हैं जो अपकमिंग फीमेल्स हैं इस सोसाइटी में आने वाली उनके लिए, जिसकी वजह से उन्हें वो सारी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़ी जो प्रेजेंट टाइम में एक इंडियन गर्ल को फेस करनी पड़ रही, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 9. सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट इनफर्टिलिटी कपल्स टू हैव चिल्ड्रन. यानी कि हमें कुछ मेथड्स के नाम बताने हैं जिससे कि हम ऐसे कपल्स को चिल्ड्रन प्रोवाइड कर सकें जो कि इनफर्टिलिटी कंडीशन के शिकार हैं या फिर इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं. सो सबसे अच्छा एग्जांपल है IVF, यानी कि लैबोरेटरी टेक्निक से हमारा ऐसे कपल को हम बर्थ करने के लिए इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि उन्हें एक बच्चा प्रोवाइड कर सकते हैं. दूसरा है हमारा सेग्रेसी, राइट. सेग्रेसी को भी हम प्रेफर कर सकते हैं बट जनरली इट इज़ प्रेफर फॉर द हाई क्लास सोसाइटी, बिकॉज एक मिडिल क्लास, एक स्मॉल क्लास सोसाइटी के लिए ये प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि एक सेग्रेसी परफॉर्म करने के लिए डॉक्टर के साथ दैट सेग्रेट मदर charges are very high charge, right? So basically it is for the high class societies. Next we can prefer these type of couples to just have our in vivo fertilization, right, which is the segregacy. And the third one we can suggest the artificial insemination. I must say that it is not still very prevalent in our society, but yeah, it is one of the processes through which an infertilized couple can have a children. So मैंने 3 बताया, मैंने आपको 5 इनफर्टिलिटी रिड्यूसिंग केसेस बताए थे, प्रोसेसेस बताए थे, आप उनमें से कोई भी लिख सकते हो. Now our next question is, what are the measures one has to take to prevent the contraction STDs? यानी कि हमें ऐसे क्या मेजर्स लेने हैं, जनरल मेजर्स, जिससे हम STD का एक यू कैन से स्प्रेड होने से STD को रोक सकते हैं. सो पहला ये है कि हम कॉन्डम्स और डायफ्रेम्स का यूज़ कर सकते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम. सेकेंड कि अननोन पर्सन या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आने नहीं चाहिए, जिससे कि क्योंकि हम इफ़ द पर्सन इज़ अननोन वी कैन नॉट नो who is he, what is his health history, what is his disease history, so we can be suffered from STDs. थर्ड है कि हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए जब हम हॉस्पिटल्स में इंजेक्शंस या फिर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करें, यानी कि हमें वन टाइम यूज़ विच मीन्स स्टेराइल इंजेक्शंस एंड अदर इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहिए. फाइन. And one of the most important thing to be noticed over here is कि हमारा जो प्रिवेंशन है STDs का, उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं जनरली अवेयरनेस फैला के. अवेयरनेस
उससे अच्छा कोई भी मीडियम नहीं हो सकता है कि हम STDs को प्रिवेंट कर सकें, राइट? So guys, this was all. Thank you so much for watching. Do like, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye.